है कि मांग की लोच कितने प्रकार के होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है कि मांग की लोच जो है टोटल 5 प्रकार के होते हैं। उनमें से पहला जो प्रकार है वो क्या है, पूर्णतया लोचदार मांग, जिसमें ईडी का वैल्यू कितना निकला था, ईडी बराबर इन्फिनिटी यानी अनंत निकला था। ईडी का मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की लोच। उसके बाद दूसरा जो प्रकार है वो क्या है, अधिक लोचदार मांग, जिसमें ईडी का वैल्यू जो निकला था ईडी ग्रेटर देन 1 निकला था। तीसरा जो प्रकार है मांग की लोच का वो क्या है, इकाई के समान लोचदार मांग, जिसमें ईडी का वैल्यू निकला था 1 के बराबर, यानी इकाई मतलब एक के समान यानी इकाई के समान लोचदार मांग, इसमें ईडी का वैल्यू कितना निकला था, 1 के बराबर निकला था। चौथा प्रकार पढ़ा था हम लोगों ने बेलोच अथवा कम लोचदार मांग, जिसमें ईडी लेस देन 1 यानी ईडी का जो वैल्यू है वो 1 से कम निकला था। ठीक है। और पांचवा जो प्रकार है वो क्या है, पूर्णतया बेलोचदार मांग, जिसमें ईडी का वैल्यू 0 के बराबर निकला था। तो टोटल इस तरह से हम लोगों ने टोटल मांग की लोच जो पढ़ा है टोटल 5 प्रकार के पढ़े हैं। ठीक है। तो इस प्रकार मांग की लोच कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन पूरक वस्तुएं हैं। पूरक वस्तु का मतलब होता है कि एक दूसरे के बिना अधूरा है, मतलब एक वस्तु को अगर छांट देंगे तो दूसरा वस्तु का कोई इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, पूरक वस्तु बोलते हैं। ठीक है। कार तथा पेट्रोल, अगर कार को अगर आप चलाएंगे, उनका अगर उपयोग करना चाहेंगे तो आपको पेट्रोल की जरूरत पड़ती है, पेट्रोल के बिना आप नहीं कर सकते। मतलब एक वस्तु को छांट देंगे, वस्तु पेट्रोल को अगर छांट देंगे, अगर कार चलाना चाहेंगे तो नहीं होगा। स्याही तथा कलम, स्याही जब भी मतलब होती है यूज कहां होती है, कलम में। कलम को चलाने के लिए स्याही की जरूरत पड़ती है। मतलब ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है, मतलब एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो ऐसी वस्तु को क्या बोलते हैं, पूरक वस्तु बोलते हैं। तो दोनों जो है कार तथा पेट्रोल और स्याही तथा कलम जो है, ये दोनों जो है क्या है, ये चारों आपस में क्या है, मतलब पूरक वस्तु है। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अब चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्या पूछा गया, मांग के निर्धारक तत्व निम्नलिखित में कौन है। यानी मांग के जो निर्धारक तत्व है, मांग को जो निर्धारित करता है, उसको जो फिक्स करता है, वो सारे कंपोनेंट, वो सारे घटक जो है वो कौन से हैं। ठीक है। तो यहां जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वस्तु की उपयोगिता। बिल्कुल वस्तु की उपयोगिता पर डिपेंड करता है कि वस्तु की उपयोगिता क्या है, क्या ज्यादा उपयोगिता उससे प्राप्त होती है, ज्यादा यूटिल मिलता है या फिर कम यूटिल मिलता है, या फिर उपयोगिता से कम संतुष्टि मिलता है या अधिक संतुष्टि मिलता है। यह भी चीज मांग को निर्धारित करता है कि किन वस्तु का मांग ज्यादा हो, किन वस्तु का मांग कम हो। ठीक है। आय स्तर यानी उपभोक्ता के पास आय का स्तर जो है मांग को निर्धारित करता है। उपभोक्ता यानी कंज्यूमर के पास अगर आय ज्यादा होगा, पैसा ज्यादा होगा, तो वो ज्यादा वस्तु का मांग करेगा, कम वस्तु का मांग नहीं करेगा। अगर कम पैसा होगा, आय का स्तर कम होगा, तो कम वस्तु का मांग करेगा। तो इससे भी क्या होता है कि मांग का निर्धारण होता है कोई भी वस्तु के। धन का वितरण कहने का मतलब ये हुआ कि सभी लोगों के पास जो है संपत्ति है, सभी लोगों के पास समान रूप से बटा हुआ नहीं है। ठीक है। किसी के पास कम संपत्ति है, किसी के पास ज्यादा संपत्ति है, किसी के पास कम धन है। तो ये भी चीज फैक्ट करता है कि मांग का निर्धारण किस दिशा में हो। तो ये तीनों चीज जो है मांग के निर्धारक तत्व हैं। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी इनमें से सभी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्या पूछा गया कि उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत जो प्रस्तुत किया मार्शल साहब ने। ये मार्शल कौन है, वो एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है, काफी प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। इन्होंने बहुत सारे थ्योरी दिए हैं इकोनॉमिक्स ने, अर्थशास्त्र में। और इन्होंने ही क्या किया था, उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत मतलब प्रस्तुत किया था। उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत में क्या होता है कि उपयोगिता को हम लोग संख्या में मापते हैं, उसमें इकाई दिया जाता है, यूटिल दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत। ठीक है। उसमें क्या होता है कि उसमें रैंक दिया जाता है। तो इसमें ये क्या, उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत एक प्रकार का उपयोगिता को मापने का मेथड है। क्या है, तरीका है, नियम है, मेथड है। और इसमें क्या दिया जाता है, उपयोगिता को संख्या में मापा जाता है और यूटिल इकाई दिया जाता है। जो ज्यादा उपयोगिता देता है जो वस्तु, उसको ज्यादा यूटिल, जो कम देता है उसको कम यूटिल। ठीक है। इसका प्रतिपादन किसने किया था, मार्शल ने किया था। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि गॉसेन का
प्रथम नियम निम्न में से कौन है? गोसेन का जो प्रथम नियम है यहाँ कौन हो जाएंगे? सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम जो है ये गोसेन का पहला नियम है। इसको क्या नाम से जाने जाते हैं? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को गोसेन का प्रथम नियम के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है कि मांग में कमी के कारण है, यानी मांग में जो कोई भी चीज की अगर मांग कम होती, कोई भी वस्तु का अगर डिमांड घट जाता है, कमी हो जाता है, तो उसका क्या क्या कारण है, क्या क्या वजह है, क्या क्या कॉज है? ठीक है, तो पहला जो कारण है वो क्या है कि उपभोक्ता की आय में कमी होना। अगर उपभोक्ता की आय में कमी हो जाएगी, उपभोक्ता कम पैसा कमाएगा तो कोई भी वस्तु को खरीदेगा, कोई भी वस्तु का मांग डिमांड जो है वह कम करेगा, मतलब उसके पास पैसा रहेगा तभी तो उसका मांग करेगा, तभी तो उसको खरीदेगा। तो इस स्थिति में मांग क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो उपभोक्ता की आय में कमी ये भी मांग में कमी का एक कारण है। दूसरा कारण है क्रेताओं की संख्या में कमी होना। ठीक है, यानी खरीदने वाले लोगों की अगर कमी हो जाएगी, अगर उनकी संख्या घट जाएगी तो वहां क्या होगा? मांग घटेगा। बाजार में क्या होगा? कोई भी वस्तु का मांग डिमांड क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तीसरा जो है प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में कमी। प्रतिस्थापन वस्तु किसको बोलते हैं? ऐसा वस्तु जिसको एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन वस्तु बोलते हैं। चाहे ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि वस्तु की कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध का क्या कारण है? वस्तु की कीमत और मांग के बीच जो संबंध होता है वो विपरीत होता है, उल्टा रिलेशन होता है। इसका भी कुछ तो कारण होगा ना। तो इसका जो कारण है वो क्या है? इसका कारण है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ठीक है, सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम भी आपको पढ़ाया गया था। ठीक है, आय का अभाव यानी इनकम का अभाव, पैसे की कमी, प्रतिस्थापन का अभाव, प्रतिस्थापन वस्तुओं का प्रभाव, आय का प्रभाव, अभाव हम पढ़ रहे हैं, अप्रभाव यानी आय का प्रभाव, यानी आय भी इसमें डिफेक्ट करता है, आय भी इसमें इफेक्ट डालता है कि वस्तु की कीमत क्या होगी, वस्तु का मांग कितना होगा। ठीक है, प्रतिस्थापन का भी प्रभाव पड़ता है कि प्रतिस्थापन वस्तु कितने रुपए में मिल रही है, उनकी मांग कितनी है, उसकी कीमत कितनी है। ये तीनों जो है वह क्या करता है? वस्तु की कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध का कारण है। ठीक है, वस्तु की कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध आप समझ गए। मांग बढ़ जाती है जब वस्तु की कीमत घट जाती है, मांग घट जाती है जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको याद रखना है। उपरोक्त सभी क्या हो जाएंगे? कॉज हो जाएंगे, कारण हो जाएंगे। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि जब मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता है तो ये क्या होता है? जब मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर होगा, देखिए आपको यहाँ सलोप के द्वारा समझाना था लेकिन यहाँ आपको सलोप की तरह समझाया नहीं जाएगा क्योंकि थोड़ा सा सुविधा की कमी है। तो यहाँ जो है मांग वक्र है, ठीक है, मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर है तो इसमें आपको लोच निकालना है। तो लोच जो यहाँ निकलता है पूर्णतया लोचदार मांग। पूर्णतया लोचदार मांग आपको पढ़ाया गया। पूर्णतया लोचदार मांग में क्या होता है? ईडी का मान जो निकलता है वो इन्फिनिटी निकलता है ना। जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन में ही आप लोगों को बताया गया कि पूर्णतया लोचदार मांग है, ईडी का मान जो निकलता है इन्फिनिटी यानी अनंत निकलता है। ठीक है, यानी इसमें जो डेल पी का मान होता है वो 0 होता है जिसके कारण इन्फिनिटी इसका वैल्यू निकल जाता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि वस्तु की कीमत में कमी होने पर उसकी अधिक मात्रा खरीदी जाएगी, क्योंकि वस्तु की कीमत अगर घटेगी, किसी भी वस्तु का अगर दाम घटेगा तो उसकी मात्रा अधिक खरीदी जाएगी, लोगों के द्वारा वो ज्यादा खरीदे जाएंगे। क्योंकि अब क्योंकि कारण बताइए, ये जो कारण हो जाएगा ये हो जाएगा उपभोक्ता उस वस्तु का अन्य वस्तु से प्रतिस्थापन करेंगे। यानी अब उसका जो मतलब, जैसे कि अगर मैंने अभी को बताया चाय और कॉफी बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। चाय और कॉफी मार्केट में बिक रहा है, चाय का अगर दाम घट जाएगा तो वह कॉफी पीना छोड़ देगा, चाय को खरीदने लगेगा। ठीक है, तो वहां प्रतिस्थापन कर जाएगा, वहां एक तरह से मतलब विस्थापन करके लोग कहां आ जाएंगे? जो चीज का दाम घटा उसको खरीदने के लिए आ जाएंगे। तो उपभोक्ता उस वस्तु का अन्य वस्तु से प्रतिस्थापन करेंगे। ठीक है, यानी वो छोड़ के, मतलब चाय को छोड़ के अब वो कॉफी को खरीदेंगे क्योंकि कॉफी का दाम यहाँ घट गया और कॉफी से उसका काम चल जाएगा। और अधिक संख्या में उपभोक्ता वस्तु की मांग करेंगे। ठीक है, सही बात है। जब दाम घटेगी किसी भी वस्तु की तो अधिक संख्या में जो है वस्तु की मांग करेंगे उपभोक्ता, यानी अधिक संख्या में उपभोक्ता कंज्यूमर जो है वस्तु को खरीदना चाहेंगे, दाम घटेगा तो। ठीक है, तीसरा जो कारण है कम कीमत में उपभोक्ता वस्तु की अधिक मात्रा खरीदेंगे। सही बात है, अगर दाम घटेगा किसी भी चीज का तो झोला भर के एकदम पूरा बैग भर के खरीद के लेके आएंगे। ठीक है, तो ये तीनों कारण है, यानी वस्तु की कीमत में कमी होने पर उसकी मांग उसकी अधिक मात्रा खरीदी जाएगी, क्योंकि ये सब कारण है। ठीक है, इनमें से सभी यानी ऊपर दी गई सभी कथन सत्य है, बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 काफी इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन है। पूछा गया है कि मांग के नियम का संबंध है, तो मांग के नियम का जो संबंध है ये किससे किसके बीच है, तो यहां जो राइट आंसर हो जाएगा मूल्य और मांग के बीच। मूल्य घटेगा तो मांग बढ़ेगा, मांग अगर बढ़ रहा तो वहां मूल्य घट रहा, मूल्य बढ़ेगा तो मांग घटेगा, मूल्य घटेगा तो मांग बढ़ेगा। ठीक है, मतलब इसमें विपरीत संबंध होता है। मांग का नियम इसी को बोलते हैं। मूल्य घटने से मांग बढ़ जाती है, मूल्य बढ़ने से मांग घट जाती है, मूल्य बढ़ने से मांग घट जाती है, मूल्य घटने से मांग बढ़ जाती है। इसी के नियम को जो बोलते हैं मांग का नियम बोलते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 10th नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका कितना, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि विलासिता वस्तु। अब विलासिता वस्तु किसको बोलते हैं, आपको ब्रैकेट में बताया गया है कि जिनकी मांग आय के साथ बढ़ने पर बढ़ती है। यानी अगर उपभोक्ता की आय अगर बढ़ रही है तो उसकी मांग भी बढ़ रही है, तो उसी को क्या बोलते हैं, विलासिता वस्तु या फिर सामान्य वस्तु भी बोलते हैं। कि मूल्य की मांग लोचदार, ठीक है, मूल्य की मांग क्या होती है, लोच होती है, इसकी लोच आपको निकालना है। ठीक है, विलासिता वस्तु की जो लोच होती है वो होती है एक से अधिक, ईडी जो होती है एक से अधिक होती है। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका 12th पूछा गया है कि यदि बाजार में किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो बजट सेट क्या होता है। बजट सेट आप समझते हैं ना, अगर बजट सेट में कब मतलब वृद्धि होती है, बजट सेट कब बढ़ता है, जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है, उपभोक्ता के पास पैसा ज्यादा होता है, उसका इनकम स्तर बढ़ जाता है तो बजट सेट भी बढ़ने लगता है। ठीक है, तो यहां देखिए बाजार में क्या हो रहा है कि वस्तु की कीमत घट रही है, तो वस्तु की कीमत घटेगी तो उपभोक्ता के पास जो पैसा है वो ज्यादा बचेगा, उसका आय मतलब ज्यादा बचेगा, उनके पास पैसा ज्यादा होगा। तो मैंने अभी जस्ट क्या बोला, अगर पैसा ज्यादा अगर बढ़ रहा तो बजट सेट बढ़ेगा। ठीक है, बजट सेट बढ़ेगा तब जब उपभोक्ता के पास आय ज्यादा होगा, ज्यादा पैसा बचेगा, ज्यादा उनके पास धन होंगे, संपत्ति होंगे। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, वस्तु की कीमत घटने से उसके पास पैसा बचेगा तो यह बजट सेट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बजट सेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी बढ़ जाता है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया कि प्रमुख अर्थशास्त्री रॉबर्ट गिफिन किस देश के निवासी थे। तो ये जो रॉबर्ट गिफिन थे ये किस देश के निवासी थे, इंग्लैंड के निवासी थे। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 मांग में संकुचन तब होता है जब, संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना, कम होना, घटना। ठीक है, यानी सिकुड़ना, कम होना, घटना, जो भी समझे उसी को क्या बोलते हैं, संकुचन बोलते हैं। तो मांग में कमी कब आती है, या फिर मांग कब घटने लगता है, या फिर मांग में संकुचन कब होता है, जब क्या होती है, जब कीमत बढ़ेगा, यानी कीमत बढ़ती है लेकिन मांग स्थिर रहती है। ठीक है, यहां जो राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का, तो यहां हो जाएगा कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, मांग में संकुचन। किसी भी चीज का अगर कीमत बढ़ेगा तो क्या उसको सभी लोग खरीद पाएंगे, नहीं खरीद पाएंगे। क्या गरीब लोग उनको खरीद पाएंगे, नहीं खरीद पाएंगे। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, कीमत बढ़ने से उसकी मांग घट जाएगी। तो इसी को क्या बोलते हैं, मांग में संकुचन बोलते हैं। इसी स्थिति में मांग में संकुचन होता है, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फॉर्म के लिए मांग वक्र है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फॉर्म के लिए जो मांग वक्र है वो कैसा होता है। पूर्ण प्रतियोगिता यानी पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो 15 का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्णतया लोचदार। पूर्णतया लोचदार जस्ट मैंने आप लोगों को बताया। ईडी का वैल्यू इसमें कितना निकलता है, ईडी बराबर इन्फिनिटी निकलता है ना, ईडी बराबर इन्फिनिटी यानी अनंत निकलता है। क्यों, क्योंकि इसमें डेल पी का जो मान है वो जीरो निकलता है, और जीरो से किसी चीज को भागा देने पर क्या निकलता है, इन्फिनिटी यानी अनंत निकलता है। ये भी मैंने आप लोगों को एक तरह से नोट के रूप में पढ़ाया था। लोच से पहले लोच वाला चैप्टर जो पढ़े होंगे अच्छा तरह से उनको समझ में आया होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं। मांग की लोच यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, इसको भी कोई घटक है, कोई कंपोनेंट है जो इसमें इफेक्ट डालता है, इसमें परिवर्तन लाता है, वो कौन से घटक हैं वो आपको बताना। ठीक है, तो वस्तु की प्रकृति, ठीक है, वस्तु की प्रकृति पर डिपेंड करता है कि वस्तु कैसा है, घटिया वस्तु है या फिर अच्छा वस्तु है, अच्छा क्वालिटी का वस्तु है या फिर घटिया क्वालिटी का वस्तु है। तो इसी को क्या बोलते हैं, क्वालिटी को क्या बोलते हैं, वस्तु की प्रकृति बोलते हैं। वस्तु की क्वालिटी अगर अच्छी रहेगी तो वस्तु का मांग बढ़ेगा, तो वस्तु का मांग बढ़ेगा तो मांग लोच में परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा। वस्तु का मांग घटेगा तो मांग लोच में परिवर्तन आएगा। तो मांग
कि लोच जो है प्रभावित होती है प्रकृति यानी वस्तु की प्रकृति के कारण, वस्तु की क्वालिटी के कारण मांग की लोच प्रभावित होती है। ये बात सही है, क्योंकि वस्तु की क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो मांग बढ़ेगा, जब मांग बढ़ेगा तो मांग की लोच में परिवर्तन आएगा, उसमें प्रभाव आएगा। ठीक है। अब देखिए दूसरा जो है आय स्तर, आय स्तर भी जो है क्या करता है, मांग की लोच को प्रभावित करता। आय अगर बढ़ेगा इसका उपभोक्ता का, तो वो क्या करेंगे, मांग को बढ़ाएंगे, किसी भी वस्तु का मांग को बढ़ाएंगे, अच्छे क्वालिटी की वस्तु को खरीदेंगे। तो यहाँ भी जो है मांग जब बढ़ा तो मांग की लोच में प्रभाव आएगा, उसको वो मांग की लोच प्रभावित हो जाएगा, इफेक्टेड हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ भी जो है मांग की लोच को प्रभावित करता है आय का स्तर, कीमत का स्तर। ठीक है। यानी कीमत यानी वस्तु, अब देखिए आय जो है ये उपभोक्ता का इनकम है, कितना कमाता है वो, दिन में कितना कमाता है, महीना में, वो चीज है। अब कीमत देखिए, वस्तु की कीमत अगर घटेगी तो मांग बढ़ेगी, वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी। ठीक है। तो इससे भी क्या होता है, मांग प्रभावित होता है, मांग कम बेस होते रहता है, मांग कभी हाई होता है कभी लो होता है, तो कभी हाई और कभी लो, ये चीज के कारण मांग की लोच में प्रभाव आता है, उसमें इफेक्ट पड़ता है। तो ये तीनों जो घटक है वो क्या है, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक है। इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि मांग के लिए आवश्यक है, मांग के लिए क्या क्या आवश्यक है, मांग के लिए होना जरूरी है वस्तु की इच्छा, वस्तु की इच्छा। मांग आप तभी करेंगे कोई भी चीज का जब आपके अंदर इच्छा होगी, वस्तु की इच्छा होगी, वस्तु को खरीदने का मन करेगा, तभी आप कोई चीज का मांग करेंगे। यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा चीज भी हो, सॉरी मिस्टेक, दूसरा चीज साधन भी होनी चाहिए। साधन जब आप कोई चीज का मांग कर रहे हैं तो वो चीज मार्केट में होनी चाहिए ना, उसका साधन होनी चाहिए। ये नहीं कि आप डिमांड कर लिए, आप मतलब डिमांड करके बैठ गए, जो चीज़ का मतलब जो चीज़ यहाँ नहीं बन रही है इंडिया में और बन रही है विदेश में, आप ये डिमांड करके बैठे हुए हैं अपने मार्केट में, तो आपको नहीं मिलेगा ना। तो वो साधन होना भी जरूरी है। ठीक है। तत्परता, खर्च करने की तत्परता भी होनी चाहिए। ये नहीं कि कंजूस करेंगे और मांग करेंगे वस्तु का तो कोई दूसरा आदमी खरीद के ला के देगा, तो खर्च करने की तत्परता भी होनी चाहिए। ठीक है। तो मांग के लिए आवश्यक तीनों तत्व हैं, वस्तु की इच्छा का भी होना जरूरी है, साधन का भी होना जरूरी है और खर्च करने की तत्परता का भी होना जरूरी है। तो इनमें से सभी जो है तीनों की तीनों मांग के लिए आवश्यक है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि अधिक कीमत, यानी अधिक कीमत क्या होगी। मान चलिए कोई भी चीज की, कोई भी वस्तु की अधिक कीमत है, ज्यादा मतलब दाम ले रहा है मार्केट में, ज्यादा मतलब क्या करता है कि उपभोक्ता को पे करना पड़ता है, ज्यादा पैसा देना पड़ता है। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, कम मांग हो जाएगा, वस्तु का मांग कम हो जाएगा ना, घट जाएगा। यानी अधिक कीमत, अधिक मूल्य होने से वस्तु की मांग घट जाती है। तो फिट कौन बैठेगा, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन आपको पूछा गया, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है, आपको घबराना नहीं है। यदि चीनी की कीमत 10% की वृद्धि हो जाने से, यदि चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि होती है, कीमत में देखिए, कीमत में परसेंटेज की 10% वृद्धि हो रही है और उसकी मांग की मात्रा में 40% हो जाती है, 40% क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है। 40% की कमी हो जाती है। तो इस स्थिति में, इस प्रकार की स्थिति में मांग की लोच होगी। ठीक है। तो यहां आपको क्या करना है, 40% की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, यानी एक तरह से परिवर्तन आ जाता है। ठीक है। परिवर्तन कितना निकला उसका, 40%। और यहां जो वृद्धि है ये भी एक प्रकार का परिवर्तन है। तो यहां आपको क्या निकालना है, मांग की लोच निकालना। तो मांग की लोच हम लोग कैसे निकालते हैं, मांग में परिवर्तन, यानी मांग में परिवर्तन कितना है, 40%। यहां देखिए आपको अंतर निकालना है, यहां आपको मांग में परिवर्तन D2 माइनस D1 करना है। तो आपको यहां आपको निकाला दिया गया, यहां आपको परफेक्ट, आपको घटा करके नहीं निकालना है, यहां आपको एक एक्यूरेट वैल्यू दे दिया गया है, डेल डी का मान आपको दे दिया गया है, यानी 40%। ठीक है। तो 40% अपॉन क्या करेंगे, 10%, यानी 40% अपॉन 10% क्या करेंगे, तो ये आपका क्या निकल जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है मांग की लोच निकालने का, मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे क्या करेंगे, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है। तो 40/10 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है। तो 4.00। ठीक है। तो इस प्रकार इस स्थिति में मांग की लोच जो होगी वो क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर
जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया कि सम सीमांत उपयोगिता नियम के प्रतिपादक कौन है। ठीक है, ये जो नियम है इसके नियम के प्रतिपादक कौन है, तो ये नियम के प्रतिपादक गोसेन साहब है। कौन है? गोसेन हो गया, गोसेन होगा ऐसे। ठीक है, ये टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, गोसेन होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, किसी वस्तु की मांग, ठीक है, यानी किसी वस्तु की मांग किस पर निर्भर करती है, तो किसी भी वस्तु की मांग जो निर्भर करती है उपरोक्त तीनों पर हो जाएगी। यानी उस वस्तु के मूल्य पर निर्भर करती है। उस वस्तु का मूल्य अगर कम होगा तो मांग ज्यादा होगा, अगर मूल्य ज्यादा होगा तो मांग कम होगा। तो ये भी चीज है, उस वस्तु की मांग को इफेक्ट करता है। अन्य वस्तुओं के मूल्य पर भी निर्भर करता है, जैसे कि मैंने आपको चाय और कॉफी, ठीक है, अगर चाय का मांग अगर ज्यादा हो रहा है तो वहां समझ जाइए कि कॉफी का दाम जो है हाई है। ठीक है, कॉफी का दाम ज्यादा है इसलिए लोग ज्यादा चाय को पसंद करते हैं। ठीक है, तो अन्य वस्तुओं के मूल्य पर भी निर्भर करता है किसी वस्तु की मांग। ठीक है, उपभोक्ता की आय पर निर्भर करता है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। उपभोक्ता के पास आय होगा, इनकम होगा, तभी ना कोई चीज को खरीदेगा, तभी ना कोई चीज को मतलब वो क्या करेगा, खरीदेगा, क्रय करेगा। तो यहां जो है किसी भी वस्तु की मांग जो है ये तीनों चीज पर निर्भर करता है। उस वस्तु के मूल्य पर भी निर्भर करता है, अन्य वस्तुओं के मूल्य पर भी निर्भर करता है, और उपभोक्ता के पास कितना आय होता है, कितना पैसा कमाता नहीं कमाता, ये चीज पर भी निर्भर करता है। ठीक है, अगर उपभोक्ता के पास ज्यादा पैसा होगा तो ज्यादा मांग होगा वस्तु का। अगर अन्य वस्तुओं के मूल्य पर निर्भर रहना पड़ता है, अन्य वस्तु की कीमत ज्यादा होगा तो उस वस्तु का मांग कम होगा। ठीक है, उस वस्तु का मांग ज्यादा होगा। अगर उस वस्तु का मांग कीमत जो है अन्य वस्तु की अपेक्षा कम है तो उस वस्तु का मांग क्या होगा, ज्यादा होगा। और उस वस्तु के मूल्य में अगर कमी है, वो वस्तु का मूल्य अगर कम है तो वो वस्तु का डिमांड क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये तीनों चीज पर डिपेंड करता है। ठीक है, आपको समझना, हर एक बात को समझना। मैं रिपीट करता हूं क्योंकि रिपीट करने से ज्यादा याद होता है। ठीक है, आप उपरोक्त अब क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी पर निर्भर करती है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो बात को मैं रिपीट करता हूं आप लोग स्किप भी कर सकते हैं वीडियो को। ठीक है, अगर आपको एक बार में समझ में आ जाए। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ऐसी वस्तुएं जिनको एक दूसरे के बदले में प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसी वस्तु जिसको एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है, एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जा सकता है, उसको स्थानापन्न वस्तु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थानापन्न वस्तु बोलते हैं। यानी एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाने वाली वस्तु स्थानापन्न वस्तु कहलाएगी। चीनी और शक्कर जो होता है, ठीक है, इसमें ज्यादा डिफरेंस होता है क्या? नहीं होता ना। तो दोनों को एक दूसरे के स्थान पर उपयोग कर सकते हैं। ये दोनों वस्तु आपस में क्या कहलाएगी? स्थानापन्न वस्तु कहलाएगी। चाय और कॉफी क्या है? स्थानापन्न वस्तु है। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया कि यदि मांग की लोच डेल क्यू बाई डेल पी इंटू पी बाई क्यू, जहां डेल पी शून्य है तो मांग की लोच होगी। देखिए डेल क्यू बाई डेल पी, ठीक है, डेल पी इंटू पी बाई क्यू है। ठीक है, पी बाई क्यू। अब देखिए यहाँ आपको डेल पी जो है वह शून्य है, जीरो है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आप यहाँ जीरो कर देंगे। डेल पी यहाँ क्या है, इसको जीरो कर देंगे। ठीक है, तो डेल क्यू भागा क्या हो जाएगा, जीरो। और कोई भी चीज को जीरो से भाग देने पर क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है। ठीक है, इन्फिनिटी, अनंत को ऐसे इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक है, यहाँ डेल पी, नीचे डेल पी रहता है तो डेल पी का मान आपको जीरो बताया जाता है, तो जीरो यहाँ बैठा देंगे। और ऊपर क्या है, डेल क्यू है। अब ऊपर जो भी वैल्यू रहे उस पर आपको ध्यान नहीं देना। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज को लाख करोड़ अरब खरब जो भी रहे, माइनस प्लस जो भी रहे, गुना मल्टीप्लिकेशन, तो उसको आपको ध्यान नहीं देना। जीरो से आप भाग दे रहे हैं तो आपका दिमाग में यह आ जाना चाहिए कि किसी भी चीज को जीरो से भाग देते हैं उसका वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है, जिसको इस चीज से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इंटू है, इंटू बाय इंटू है, जो इंटू में क्या है, गुना में क्या है, पी बाय क्यू। और हम लोग जानते हैं किसी भी चीज को अनंत से गुना करने पर, किसी भी चीज को इन्फिनिटी से गुना करने पर इन्फिनिटी आता है, यानी समथिंग। ठीक है, किसी भी चीज को गुना कीजिए तो बराबर क्या आएगा, इन्फिनिटी, यानी अनंत आएगा। तो आपका वैल्यू क्या निकल जाएगा, अनंत निकलेगा। ठीक है, यानी यदि मांग की लोच इतना होगा, डेल क्यू बाय डेल पी इंटू पी बाय क्यू, जहां डेल पी अगर शून्य है तो मांग की लोच क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं, पूर्णतया लोचदार मांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पूर्णतया लोचदार मांग। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया कि सामान्य वस्तुओं के लिए आय का जो प्रभाव होता है वो क्या होता है।
सामान्य वस्तु यानी जिसको विलासिता की वस्तु बोलते हैं। सामान्य वस्तु ऐसी वस्तु जिनकी मांग बढ़ जाती है उपभोक्ता की आय बढ़ने पर, जिनकी मांग बढ़ जाती है उपभोक्ता के पास पैसा ज्यादा होने पर, ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, सामान्य वस्तु बोलते हैं, यानी विलासिता की वस्तु इसको भी बोली जाती है, ठीक है। तो सामान्य वस्तुओं का जो एक तरह से रुख होता है आय का बढ़ने पर बढ़ता है, यानी धनात्मक होता है, ठीक है। धनात्मक कहने का मतलब ये कि सामान्य वस्तु की मांग बढ़ जाती है अगर उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामान्य वस्तुओं के लिए आय का प्रभाव धनात्मक होता है, निगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है। आय बढ़ेगा तो मांग भी बढ़ेगा, आय घटेगा तो मांग भी घटेगा सामान्य वस्तु में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग होगी। कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कॉफी के मूल्य में अगर वृद्धि होगी तो वहां लोग उसको कम खरीदेंगे, पैसा ज्यादा नहीं लगाएंगे उसमें, डायरेक्ट आ जाएंगे चाय पीने के लिए, चाय की मांग उस टाइम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया कि स्थिर पूंजी का उपभोग क्या कहलाती है। देखिए आपके पास पूंजी जो है, जो भी पैसा है वो स्थिर है, कांस्टेंट है, बढ़ता नहीं है। आपके पास पैसा जो है 10 रुपया है तो 10 रुपया ही है, अब उससे आप खर्चे कर रहे हैं, ठीक है, उसका आप उपभोग कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि उपभोग से आप क्या समझते, क्योंकि उपभोग का मतलब मैंने कई बार बताया है, उपभोग का मतलब उपयोग भी होता है, ठीक है। उपभोग या उपयोग या फिर इस्तेमाल जो भी बोलें वो एक ही मतलब होता है, ठीक है। तो आपके पास पूंजी स्थिर है, 10 रुपया है तो उसी में से आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें घिसावट आ रही है कि नहीं आ रही, उसमें कमी आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, घिसावट वे हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 26 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया कि उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत निम्न से किसने प्रस्तुत किया, ठीक है। तो इसको उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत, उपयोगिता का मतलब उपयोग गणनावाचक सिद्धांत भी हम लोग ने पढ़ा है, ठीक है। उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत में क्या होता है कि उपयोगिता को संख्या में मापा जाता है और यूटिल दिया जाता है, यानी जो ज्यादा, जिस चीज की उपयोगिता ज्यादा होती है तो उसमें यूटिल दिया जाता है, सॉरी। तो उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत जो है इसको प्रस्तुत करने वाले का नाम है हिग्स और एलन, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत में वस्तु की उपयोगिता को नंबर नहीं दी जाती, उसमें रैंक दिया जाता है, ठीक है। ए रैंक, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 ऐसे करके रैंक दिया जाता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग में वृद्धि के क्या क्या कारण है। किसी भी वस्तु की मांग बढ़ जाती है, क्यों बढ़ जाती है, इसका भी कुछ तो कारण होगा ना। उपभोक्ता की आय में वृद्धि, बिल्कुल उपभोक्ता के पास पैसा ज्यादा होगा, ज्यादा पैसा आएगा तो मांग बढ़ जाएगा, ज्यादा वस्तु को खरीदेगा, ज्यादा उड़ाएगा, ज्यादा मौज करेगा, ठीक है। क्रेताओं की संख्या में वृद्धि, क्रेता अगर ज्यादा होगा मार्केट में, उस वस्तु को खरीदने वालों की संख्या अगर ज्यादा होगी तो उस वस्तु की मांग क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ये भी कारण है मांग में वृद्धि होने का। पूरक वस्तु की कीमत में कमी, पूरक वस्तु किसको बोलते हैं समझते हैं ना, यानी पूरक वस्तु जो है किसको बोलते हैं, यानी एक दूसरे के बिना अधूरा, मतलब एक वस्तु दूसरे के, मतलब दोनों वस्तु आप साथ साथ में प्रयोग किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, पूरक वस्तु बोलते हैं। अब देखिए पूरक वस्तु जैसे कि पेट्रोल और कार क्या है, पूरक वस्तु है, ठीक है। यानी अगर कार का कीमत अगर घट जाएगा ना तो पेट्रोल का मांग बढ़ जाएगा, क्योंकि कार का कीमत घट रहा है तो सब लोग जिसके पास कम पैसा है वो भी खरीद लेंगे कार को, तो सब कोई कार चलाना स्टार्ट कर देंगे, सब कोई पेट्रोल खरीदेंगे, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, पूरक वस्तु यानी पेट्रोल जो है क्या है, किसका पूरक है, कार का पूरक है, ठीक है। कार का कीमत में घटा तो पेट्रोल का मांग बढ़ गया, ठीक है। तो पूरक वस्तु की कीमत में कमी आने से मांग में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो इनमें से सभी यानी ऑल ऑफ दिस आपका राइट आंसर हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष रखा गया 29 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसके स्थानापन्न वस्तु की मांग, स्थानापन्न वस्तु की मांग, स्थानापन्न वस्तु किसको बोलते हैं, ऐसा वस्तु जिसको एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, स्थानापन्न वस्तु बोलते हैं। चाय और कॉफी, चाय का मांग बढ़ेगा तो उनको नहीं खरीदेंगे लोग, डायरेक्ट चल जाएंगे कॉफी पीने के लिए, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, उसकी मांग बढ़ जाएगी। किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसके स्थानापन्न वस्तु की मांग बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट आसान क्वेश्चन है, उपभोक्ता संतुलन क्या है। उपभोक्ता संतुलन यानी जब भी उपभोक्ता को, कंज्यूमर को अपनी
खर्च करने से अपना व्यय से संतुष्टि की प्राप्ति होती है, अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होती है, उसी को बोलते हैं उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता बैलेंस में कब रहते हैं? हम क्या हैं? उपभोक्ता हैं। आप क्या हैं? उपभोक्ता हैं। क्या है? कंज्यूमर है ना हम लोग कब अपना मतलब बैलेंस में रहते हैं, संतुलन में कब रहते हैं? जब हम लोग अपना व्यय करते हैं, अपना पैसा को मार्केट में खर्च करते हैं, अलग अलग वस्तु को खरीदते हैं और उससे हमको अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होती है, तभी हम लोग बैलेंस रहते हैं, बैलेंस बना के रहते हैं। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपभोक्ता कौन है? उपभोक्ता एक आर्थिक एजेंट है। ठीक है, उपभोक्ता क्या है? एक आर्थिक एजेंट है। अगर यहाँ एक व्यवसायी है तो एक व्यवसायी भी क्या है? एक उपभोक्ता है। प्रमुख व्यक्ति भी क्या है? एक उपभोक्ता है। तो यहाँ क्या किया? दोनों में आपको टिक करना पड़ेगा। यहाँ क्या करेंगे? दोनों में, यानी ए और सी होना चाहिए, या लास्ट में ए और सी दोनों होना चाहिए, लेकिन यहाँ आपको क्या किया? इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ थोड़ा सा लोचा है समझने में, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ आपको दोनों, यहाँ उपभोक्ता जो है ये भी है, एक व्यवसाय भी है, और एक प्रमुख व्यक्ति भी क्या? उपभोक्ता है, कंज्यूमर है। लेकिन ऑप्शन में आप एक मतलब एक क्वेश्चन में आप डबल ऑप्शन थोड़ा ना ठीक कर सकते हैं। तो दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? ये भी एक आर्थिक एजेंट है, ये भी एक आर्थिक एजेंट है। तो आर्थिक एजेंट ही उपभोक्ता। चलो ठीक है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपयोगिता एक धारणा है। उपयोगिता एक धारणा है। क्या धारणा है? कैसी धारणा है? तो मनोवैज्ञानिक धारणा है। ठीक है, यानी एक साइकोलॉजिकल धारणा है। ठीक है, यानी एक तरह से मन में जो संतुष्टि मिलती है उसी को क्या बोलते हैं? उपयोगिता बोलते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवश्यकता संतुष्टि के नियम को कहते हैं लॉ ऑफ सेटिस्फाई, क्या नाम से जाना जाता है इसको? आवश्यकता संतुष्टि के नियम को सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? सीमांत उपयोगिता ह्रास के नियम से भी जाना जाता है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 40 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार दोहरा रहा हूं। ये 40 क्वेश्चन अगर आप याद कर लेंगे ना, तो उम्मीद है कि 5 मार्क्स क्वेश्चन का, यानी 3 नंबर, कम से कम 3 नंबर क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा, यहीं से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप पक्का रखिए। ठीक है, अब देखिए, वस्तु की हर अगली इकाई के प्रयोग से सीमांत उपयोगिता क्या होती है? तो सीमांत उपयोगिता घटने लगती है। हर अगला यूनिट का अगर आप वस्तु का प्रयोग करते हुए जाएंगे तो सीमांत उपयोगिता घटने लगेगी। सीमांत उपयोगिता किसको बोलते हैं? यानी लास्ट वाला जो वस्तु का आप उपयोग करते हैं ना, तो उससे जो भी संतुष्टि मिलती है उसी को बोलते हैं सीमांत उपयोगिता। मान चलिए आप 3 गिलास पानी पीते हैं। ठीक है, पहला गिलास में आपको ज्यादा संतुष्टि मिलती है, दूसरा गिलास में थोड़ा सा कम संतुष्टि मिलती है, और तीसरा गिलास में सबसे कम संतुष्टि मिलती है, सबसे कम आपको मजा आता है तीसरा गिलास पानी पीने में। तो यहां जो है मजा जो है, मतलब एक तरह से संतुष्टि जो है वो घट रही है ना, तो सीमांत उपयोगिता उसी संतुष्टि को बोलते हैं। तो सबसे हर वस्तु की अगली इकाई, यानी वस्तु की हर अगली इकाई के प्रयोग से सीमांत उपयोगिता घटती है। मतलब यहाँ पहला गिलास का, पहला यूनिट का, पहला इकाई का आप प्रयोग किए तो यहाँ बहुत अच्छा मतलब उपयोगिता मिला। फिर दूसरा गिलास का प्रयोग किए, दूसरा गिलास का प्रयोग किए तो वहां क्या हो गया? उपयोगिता घट गया, सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता किसको बोलते हैं? संतुष्टि को बोलते हैं। दूसरा गिलास आप पी रहे थे, आपको कम संतुष्टि मिला, कम थोड़ा सा पीने में मजा आया, तीसरा गिलास में और कम संतुष्टि मिला, कम मजा आया। ठीक है, तो इसी को यहाँ क्या हो रहा है? संतुष्टि घट रही है, और संतुष्टि ये घटना जो है, यही संतुष्टि जो है क्या है? सीमांत उपयोगिता है। यानी हर अगला यूनिट में प्राप्त होने वाली संतुष्टि सीमांत उपयोगिता है। हर अगला यूनिट को आप प्रयोग करते जाएंगे तो सीमांत उपयोगिता घटते जाएगी। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, उपयोगिता की माप संभव है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था उपयोगिता यानी संतुष्टि को मापने का 2 तरीका होता है। पहला जो तरीका है गणनावाचक सिद्धांत, यानी उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत। दूसरा जो तरीका है क्रमवाचक उपयोगिता सिद्धांत। ठीक है, यानी गणनावाचक सिद्धांत में क्या होता है? उपयोगिता में उपयोगिता को संख्याओं में मापा जाता है। ठीक है, इसमें यूटिल दिए जाते हैं, जो ज्यादा मतलब उपयोगिता प्राप्त होती है जो वस्तु से, उसमें ज्यादा यूटिल दिया जाता है, जो कम होता है उसको कम यूटिल दिया जाता है। और क्रमवाचक में क्या होता है? उपयोगिता, इसमें रैंक दिया जाता है। ठीक है, तो उपयोगिता की माप संभव है दोनों से, गणनावाचक और क्रमवाचक से, उक्त दोनों, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बजट रेखा या कीमत रेखा का जो ढाल होता है वो क्या होता है? तो इसका जो स्लोप होता है ना बजट रेखा या कीमत रेखा का, -px/py होता है। क्या होता है? -px/py। पहला वस्तु x, दूसरा वस्तु y, p बराबर प्राइस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र में मांग शब्द से क्या तात्पर्य है? अर्थशास्त्र में जब हम इकोनॉमिक्स में जब बोलते हैं मांग, तो मांग से इसका मतलब क्या होता है? वैसे भी अगर शादी में जाएंगे मांग, तो वहां आपको क्या समझ में आएगा? मांग से आपको क्या समझ? मांग भर दे। ठीक है, मांग भर देना ये आप समझते हैं। शादी ब्याह में जाते हैं, मांग भर देना, मांग
एक तरह से वहाँ दूसरा मीनिंग हो जाता। लेकिन अर्थशास्त्र में जो है इसका मीनिंग क्या होता है, तो अर्थशास्त्र में इसका मतलब क्या हो जाता है, एक निश्चित कीमत पर वस्तु की उपभोग की जाने वाली मात्रा, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38, वे वस्तुएं जिनकी मांग पर अन्य वस्तुओं में होने वाली परिवर्तनों से अनुकूल प्रभाव की श्रेणी में अनुकूल प्रभाव पड़ता है। अनुकूल प्रभाव मतलब अच्छा प्रभाव, बुरा प्रभाव नहीं। अनुकूल प्रभाव का मतलब क्या होता है, अच्छा प्रभाव, बुरा प्रभाव नहीं। वे वस्तुएं जिनकी मांग पर अन्य वस्तुओं में होने वाली परिवर्तनों से अनुकूल प्रभाव पड़ता है, तो किस श्रेणी में आता है? 38 नंबर क्वेश्चन। तो स्थानापन्न वस्तु की श्रेणी में आता है। स्थानापन्न वस्तु किसको बोलते हैं? स्थानापन्न वस्तु किसको बोलते हैं? चाय और कॉफी क्या है? स्थानापन्न वस्तु है, दोनों को एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अगर चाय के मूल्य में अगर परिवर्तन आता है, यानी चाय के मांग में अगर परिवर्तन आता है, अगर कमी आती है, फिर कमी आती है, तो वहां क्या हो जाएगी, तो अनुकूल प्रभाव पड़ जाएगा कॉफी पर। ठीक है, यहाँ ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया, काफी इंपोर्टेंट और आसान क्वेश्चन है। एक मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच समान होती है, तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा 39 का, वो हो जाएगा भिन्न भिन्न होती है। एक मांग वक्र का जो मांग वक्र एक होता है, ठीक है, इसमें हर बिंदु पर अलग अलग होती है, मांग की लोच अलग अलग होती है। ठीक है, हर बिंदु पर मांग की लोच क्या होती है, अलग अलग होती है, क्योंकि हर बिंदु जो है वह क्या है, मांग और कीमत को अलग अलग दर्शाता है, अलग मांग अलग कीमत को दर्शाता है। ठीक है, जिसके कारण हर बिंदु पर मांग की लोच क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, क्या बचा है, यदि पूरक वस्तु के मूल्य में कमी आती है तो वस्तु की मांग क्या होगी? पूरक वस्तु बोलते हैं पेट्रोल और कार, क्या है, पूरक वस्तु। पूरक वस्तु के मूल्य में कमी आती है तो क्या हो जाएगी, तो वस्तु की मांग बढ़ जाएगी।